तो ये है हमारी यूनिट 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल का है पूरा का पूरा क्वेश्चन, या फिर ट्रू फॉल्स वगैरह में कहीं पे आया तो आएगा ही आएगा, ये कंपलसरी है। तो इसमें देखो ये है पेज नंबर 1.32 पे, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस। तो देखो मनी, ये एंटिटी कॉन्सेप्ट है। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो कोई भी बिजनेस होता है वो अपने ओनर से अलग होता है। मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटिंग जो हमारी सारी सिर्फ मनी में मेजर करके ही हो सकती है, क्वालिटेटिव को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। फिर आता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, यानी पीरियड पीरियड के हिसाब से होता है कि 1 ईयर का है, हमारा कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर यूज किया जाता है, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अकाउंट बनाया जाता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट है कि जैसे ट्रांजेक्शन होते रिकॉर्ड कर देते हैं, चाहे उसके बदले में कैश आया है चाहे गया है, हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते, जब एंट्री होगी जब भी ट्रांजेक्शन होगी रिकॉर्ड कर देंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है कि भी हमने जो रेवेन्यू कमाई है उस रेवेन्यू, उस पर्टिकुलर रेवेन्यू पे कितने पर्टिकुलर खर्चे हुए हैं उनको मैच करते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है कि भी जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो चलता रहेगा, फ्यूचर उसका परपेचुअल है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट है कि हमने कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है कि हमने कौन सी एसेट कितने की खरीदी थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं उसको। रियलाइजेशन कॉस्ट है हमारा एनआरबी वगैरह जो होता है कि हमारी जो चीज़ें कितने की बिक सकती है। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई हमने जो भी एंट्री डालनी है उसका डबल इफेक्ट आएगा। कंजर्वेटिज्म आता है कि भाई हमने जो भी लॉस होने वाला है, फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस है, उनको उनको कंसीडर करना है, उनको ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंगली हमने प्रोविजन वगैरह बनाने हैं। ठीक है। कंसिस्टेंसी है कि एक बार हमने कोई भी प्रिंसिपल पॉलिसी अगर यूज कर लिया तो वो कंसिस्टेंट रहेगी। मेटेलिटी है, मेटेलिटी मतलब तुम लोग अच्छे से जानते हो क्या होता है, इम्पोर्टेंट कि हमने किस ट्रांजेक्शन को कैसे मेटेरियलाइज करना है, कैसे, वो सारी चीज। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू आर अ प्रोप्राइटर। इसको 2 दिन लगेंगे खत्म होने में, कि लंबा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, तो 2 क्लास लगेंगे इसकी। लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू आर अ प्रोप्राइटर and you take copies of your books of accounts to 5 different accountants। क्या कह रहा है कि आप ये सोचो कि आप जो है प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर मतलब बिजनेस का ओनर है, और आपने जो है 5 कॉपीज है जो बुक्स की है अकाउंट्स की, वो आपने 5 अलग अलग डिफरेंट अकाउंटेंट को दे दी है। यू आस्क देम टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द अबव रिकॉर्ड्स एंड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर। उसको कहा कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना के दो हमें, और बताओ कि साल भर में जो है बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया। आफ्टर फ्यू डेज दे आर रेडी विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल द 5 अकाउंटेंट हैव calculated 5 different amounts of profit and that too with very wide variation among them। क्या था भैया, पांचों ने जो प्रॉफिट निकाला बिजनेस का, पांचों का अलग अलग आया, और वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है, फर्क भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सबने प्रिंसिपल वाला का अलग अलग तरीके से लिया। गैस इन सच a सिचुएशन what impact would it leave on you about accounting प्रोफेशन। भाई तुम्हारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या है अकाउंटिंग प्रोफेशन, तो पागल है सारे के सारे, है ना। 5 को अकाउंट दिया बना ले, पता नहीं क्या बना के लिया है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो टू अवॉइड दिस जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स हैव बीन डेवलप्ड। तो इसलिए जो है जनरल रूल्स बनाए गए जो कि सब लोग एक्सेप्ट करें, जनरली सब लोग एक्सेप्ट करेंगे उन रूल्स को, इसलिए बनाए गए। क्यों? क्योंकि आपकी अकाउंटिंग अगर कोई भी बंदा करे तो सेम ही आए। ठीक है। दिस जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड यूनिटी, क्या आ गई, यूनिटी, एक जैसी हो गई, ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी ऑफ अप्रोच इन प्रैक्टिस अकाउंट एंड ऑल्सो इन बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स थे, इनकी वजह से क्या हुआ, हमारी अंडरस्टैंडिंग में यूनिटी आ गई, समझ सेम हो गई, अप्रोच भी सेम हो गई। ठीक है। और उससे हमारे जो है प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेहतर हो गई। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है, अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज। तो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटेंट द्वारा बनाई जाती है और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को दिए। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिनको फर्म से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, कोई बेनिफिट होता है, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। Therefore, it is important that financial statement prepared by different organizations should be prepared on uniform basis। तो कहता है जो भी अलग अलग, देखो सिंपल सी आता है मार्केट में,
बहुत सारी अकाउंट्स की फर्में हैं, बहुत सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्में हैं। तो अगर आप किसी भी अकाउंटेंट से बनवाओगे, क्या उसमें डिफरेंस आ जाएगा? नहीं आएगा। डिफरेंस जब आ सकता है, जैसे मान लो किसी ने डेप्रिसिएशन लिया हो भाई, WDV पे, दूसरा लेकर जा रहा है SLM पे, तो फिर वहां पे तो डिफरेंस आ सकता है। लेकिन वो बताना पड़ेगा आपको, आप कौन सा यूज करते हैं पीछे। आप बता दोगे जिसको, तो फिर तो सबका सेम ही आएगा। ऑल्सो देयर शुड बी कंसिस्टेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है कि भाई फिर कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। जब आप अकाउंट बना रहे हो, आपने जो मेथड लगाया उसको कंसिस्टेंट रखो, 5-10 साल जो भी रखना है आपने। ठीक है। इफ एवरी अकाउंटेंट स्टार्ट फॉलोइंग हिज ओन नॉर्म्स, अगर अकाउंट हर एक अकाउंटेंट अपने अलग अपने टर्म से, अपने नाम, अपने तरीके से काम करने लगे हो फॉर अकाउंटिंग ऑफ डिफरेंट आइटम, देन देयर विल बी एन अटर कंफ्यूजन। तो वहाँ पे जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। टू अवॉइड कंफ्यूजन, टू अचीव यूनिफॉर्मिटी, accounting process is applied with the conceptual framework of गैप, generally accepted accounting principles। तो कह रहा है इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए, अकाउंटिंग प्रोसेस अप्लाई करने के लिए वहां पे क्या अप्लाई किया उन्होंने? गैप अप्लाई कर दिए। जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, गैप मतलब वर्ल्ड वाइड, जनरली एक्सेप्टेड मतलब हर कोई वही रूल फॉलो करेगा। अब पीछे मेरे एक स्टूडेंट है, अमनप्रीत, वो वहाँ पे पढ़ाई, कनाडा गई हुई है, 11th 12th में से पढ़े थे, सेक्टर 21 चंडीगढ़ की लगी थी। तो वो कनाडा चले गई, कनाडा में उसके एग्जाम थे, तो उसने मेरे को, बैलेंस शीट वगैरह नहीं बन रही थी, तो उसने मेरे को भेजा, सेम टू सेम था, कोई फर्क नहीं है, सेम अकाउंट से चलते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो मैंने फिर उसको बना बना के फटाफट दे दिए थे। चलो आगे, द टर्म गैप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रूल्स डेवलप्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आर कॉल्ड कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स, प्रिंसिपल एक्सेट्रा। तो गैप में हमें क्या बताते हैं? गैप क्या बताता है? रूल्स। गैप क्या है? बेसिकली रूल्स है जो अकाउंट्स को बनाने के काम में आते हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको किसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं, किसी को कन्वेंशन बोलते हैं, किसी को पोस्टुलेट बोलते हैं, किसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। तो दीज गैप आर द बैकबोन ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, विदाउट विच द होल सिस्टम कैन नॉट इवन स्टैंड इरेक्टली। कहता है भैया, गैप जो है क्या है? बैकबोन है। किसके? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बैकबोन है। उसके बिना तो भैया वो सही तरीके से अकाउंट खड़ा भी नहीं हो सकता। दीज प्रिंसिपल आर दी ग्राउंड रूल्स, ग्राउंड मतलब बेस, बेसिक रूल्स है। ये प्रिंसिपल क्या है हमारे? बेसिक रूल्स है, विच डिफाइन द पैरामीटर एंड कंस्ट्रेंट विद इन विच अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर जनरेटेड। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर क्या होती है? एक तरीके की लिमिटेशन होती है ना। अगर हम लोग कभी किसी के पूछते हैं स्क्वायर का पैरामीटर बताओ, तो उसका मैक्सिमम वो आउटर एरिया है ना, आउटर लिमिट होगी एक तरीके से। तो ये पैरामीटर है। रूल्स क्या हमारे? पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग अकाउंटिंग रिपोर्ट जनरेट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेसिक नॉर्म्स एंड assumption ऑन विच द होल अकाउंटिंग सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड एंड एस्टेब्लिश्ड। तो कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे क्या है? बेसिक नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स किसको बोलते हैं? अगर है, रूल्स को ही बोलते हैं। ठीक है। और एजम्पशन है, एजम्पशन किसको बोलते हैं? अज्यूम कर, जो मान्यता है, वो मान्यता हिंदी वर्ड है इसका। तो जो हम लोग बातें मानते हैं। वेरियस अकाउंटिंग कहाँ गए हम लोग? एजम्पशन विच द, जिसपे कि पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम हमारा डेवलप किया गया है और एस्टेब्लिश हुआ है। अकाउंटेंट who also adhere to various accounting standard issued by the regulatory authority for the standardization of accounting policy to be followed under specific circumstances। तो अकाउंटेंट जो है, उनको जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान में रखना पड़ता है। कौन इशू करती है? ICAI। पता क्या होता है? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बीच में एक डिपार्टमेंट है NFRA। ठीक है। NFRA के फिर साथ में कौन है? ICAI। तो NFRA गवर्नमेंट को कहता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है, इसमें ये अकाउंट के चेंजेस करो। ठीक है। देखो, NFRA रिकमेंड करेगा, फिर उसकी रिकमेंडेशन वापिस NFRA के पास आएगी। NFRA कहाँ जाएंगे? ICAI वाले के पास। ICAI वाले उनको रूल्स वगैरह बना के देंगे, और किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, और उस पर्टिकुलर कंपनी पे वो रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। पहले इनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप थी। 2018 में NFRA क्रिएट हुआ है, जो कि हमारा मीडिएटर काम करता है ICAI और गवर्नमेंट के बीच में। पहले गवर्नमेंट और ICAI का डायरेक्ट रिलेशनशिप था। उस टाइम भी एक डिपार्टमेंट था, पर वो मोस्टली उसमें ICAI के ही बंदे होते थे। लेकिन अब एक और अलग से डिपार्टमेंट आ गया, जिसके रेफरेंस में गवर्नमेंट
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह बनवाती है। तो बनाएगा कौन अल्टीमेटली? बनाएंगे तो ICAI वाले बनाएंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। और फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज को, जो कि पर्टिकुलर किसी सर्कमस्टांसेज में यूज किए जाएंगे। दीज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स गैप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर कंसिडर्ड एज द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं? थ्योरी बेस ऑफ। ये एक नंबर का क्वेश्चन वगैरह बन सकता है ये, इसमें ट्रू फॉल्स में कुछ और लिख के बोल सकते हैं। तो ये हमारा थ्योरी बेस है अकाउंटिंग का, क्या? गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ग्लोबली, ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में। फॉर अचीविंग द स्टैंडर्डाइजेशन कंट्रीज यूज द फ्रेमवर्क अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS। कहता है पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए कौन से यूज किए जाते हैं? IFRA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। हाउएवर कंट्री में अप्लाई देयर रिस्पेक्टिव गैप एंड रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। लेकिन कंट्री अपने खुद के भी अप्लाई कर सकती है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया कंपनी आर रिक्वायर्ड टू यूज AS और इंड AS फ्रेमवर्क एज अप्लाई। देखो पहले हमारे AS होते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब इंड AS आ गए हैं। ये इंड AS जो डेवलप किए जा रहे हैं, अभी तो आप लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा, अभी जब आगे जाओगे उसमें पढ़ाएंगे। तो इंड AS क्यों डेवलप डेवलप किए गए हैं? इंड AS ऐसे बनाए गए हैं जो कि हमारे IFRS के साथ मिलके चलेंगे। यानी कि हम लोग जो अब ऐसे ऐसे रूल लेके आ रहे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल आता है कि हम लोग जो है कभी भी जो है हमारे जो लोग काम करते हैं फॉर्म के अंदर, हम लोग उनको एज एन एसेट शो नहीं करते हैं। बेसिकली तो एसेट ही होते हैं ना। अगर कोई हमारे लिए अच्छा काम करके दे रहा है, कंपनी को कमा के दे रहा है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी एसेट कहलाती है। हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लोग एज ए एसेट्स तो कभी शो नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो IFRS है इसके अंदर है स्टैंडर्ड उसके बारे में कि आप जो अपने पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय को जो आपके लिए फ्रूटफुल है उसको आप ह्यूमन रिसोर्सेज एसेट्स के अंदर डाल सकते हैं। तो इसके साथ भी इंडियस वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं। तो हम लोग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स को हम लोग ला रहे हैं धीरे धीरे, तो उसको हम लोग इंडियस के नाम से जानते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट असल में होते हैं क्या? कॉन्सेप्ट असल में एजम्पशंस होती हैं, मान्यताएं होती हैं। ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिफाइन द एजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी आर प्रिपेयर्ड। तो कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे वो एजम्पशंस हैं जिनके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस एंटिटी बनाती है। सर्टेन कॉन्सेप्ट आर perceived, assumed, and accepted in accounting to provide a unifying structure and internal logic to accounting process। तो है कि कुछ जो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो परसीव है, परसीव मतलब लिए गए हैं। ठीक है। अज्यूम है, माने गए हैं। एक्सेप्टेड, सबने एक्सेप्ट किए हैं। क्या होगा उससे? यूनिफाइंग, एक जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा सभी अकाउंटिंग प्रोसेस का। द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन्स आइडिया और नोशन। साउंड तो मैंने बंद कर रखा है, फिर भी क्यों आ रहा है इसका साउंड? तो ये कहाँ पे तुम लोग? द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन्स आइडिया और नोशन। कंसेप्ट का मतलब क्या है? आइडिया या नोशन, सोच, एक समझ, विच है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, और जो कि पूरे वर्ल्ड पे, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड होता है, पर फिलहाल अर्थ पे ही लगा लो बहुत है, मार्स पे कहाँ से लग जाएगा। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द कॉन्सेप्ट विच गवर्न अकाउंटिंग मेथड। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारे क्या है? आर इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड मतलब निकल के आती हैं जो है इन द लाइट ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के बेस पे जो काम होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। विच गवर्न्स अकाउंटिंग मेथड, जिसमें अकाउंटिंग मेथड होते हैं। किसमें होते हैं अकाउंटिंग मेथड? कॉन्सेप्ट्स में। तो कॉन्सेप्ट्स आर दोज बेसिक assumption एंड कंडीशन विच फॉर्म द बेसिस अपॉन विच द अकाउंटेंसी हैज बीन लेड। तो किस बेस पे हमारे अकाउंटेंसी चलेगी? वो हमारे क्या है? बेसिक एजम्पशन है, कंडीशंस हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट। यूं फिर पहुंच जाता हूँ फिसल के बाद। अनलाइक फिजिकल साइंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर ओनली रिजल्ट ऑफ ब्रॉड कंसेंसस
तो फिजिकल साइंस की तरह अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है आर ओनली रिजल्ट ऑफ ब्रॉड कॉन्सेंसस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देख लेना। दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ले द फाउंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फॉर्म। तो ये जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है इनके बेस पे जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। अब आगे बात अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन commonly associated with the theory and procedures of accounting, serving as an explanation of current practices and as a guide for selection of convention or procedure where alternative exist। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन तुमने पढ़ा था, वर्ड है ना पीछे लॉ में, क्या होता था डॉक्ट्राइन? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट था। तो मतलब डॉक्ट्राइन क्या है? डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, इलाज। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन है जो कॉमनली एसोसिएट हुई है हमारी थ्योरी और प्रोसीजर अकाउंटिंग को सर्व करने के लिए, जिससे कि हमारे जो है अकाउंटिंग बन सके। और हम लोग देखो सिंपल याद है, एक बीमारी है उसके लिए 10 दवाइयाँ आती हैं, उस उन 10 दवाई में से कौन सी दवाई किसी बंदे को सूट करेगी वो डिपेंड करता है। अब कई बार क्या लोग कहते हैं भाई ये वाली दवाई खा ले, मैं इसको खा के मैं पतला हो गया, या ये वाली दवाई खा ले इसको खा के मेरी बॉडी बन गई। तो वो जो उसने दवाई खाई, क्या वो दवाई तुम्हारी बॉडी पे भी सेम रिएक्शन देगी? नहीं। ठीक है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे जो पॉलिसीज हैं, प्रिंसिपल हैं, क्या वो पर्टिकुलर उस बिजनेस के लिए होंगे? देखो जैसे कि एक फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी क्या करती है, लोन देती है लोगों को। ठीक है, मेन काम तो लोन देने का होता है। और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो प्रिंसिपल उठाएगा और जो फाइनेंशियल कंपनी वाला प्रिंसिपल, क्या वो सेम हो सकते हैं? उसमें चेंजेस तो होंगे ना कुछ। तो वही ये बात है कि एक दवाई सबको सूट नहीं करती। तो हमारे जो है ऑल्टरनेटिव होते हैं वहाँ पे, तो ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें से हमने उठाना है कि कौन सा प्रॉपर है। रात को सो जाया कर बेटा, ना कि दिन में थप्पड़ ना मारने पड़े अपने आप को। चैटिंग वैटिंग बंद कर दे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशंस। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो दो कंडीशन, पहली बात क्या है कि भैया वो रियल अजम्पशन पे होने चाहिए, हवा में नहीं। दे मस्ट बी सिंपल अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। वो क्या होने चाहिए? सिंपल होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, और जिसको एक्सप्लेन किया जा सके ऐसे होने चाहिए। दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, और उनको लगातार फॉलो करना चाहिए। अगला, दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रोडिक्शन, और ऐसे होने चाहिए जिससे हम लोग फ्यूचर का प्रोडिक्शन निकाल सकें। अब जैसे हम लोग अकाउंटिंग रेशो निकालते हैं, अकाउंटिंग रेशो का क्या यूज होता है, ट्वेल्थ में पढ़ के आए थे, क्या यूज होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का? फाइनेंशियल सिचुएशन पता चलती है। नेट प्रॉफिट रेशियो से क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट कितना है, कितना है तो वो तो निकाल ही दिया है। कितना परसेंट है, कितने सेल्स पे हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, वो होता है। ठीक है। अच्छा सेल्स, जैसे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखी है, वहाँ पे हमने सेल्स भी दिखाई होगी। तो मैं 2014 की सेल्स निकालूं, और मंथली भी सेल निकल आती है, डेली भी सेल निकल आती है, भाई कंप्यूटराइज है सब कुछ। तो कौन से, अब जैसे मान लो मैंने 12 महीने का डाटा निकाला, अप्रैल मई से लेकर मार्च तक। एक महीने में कहीं पे 2 लाख की सेल है, कहीं पे 3 लाख की सेल है, कहीं पे 4 लाख की सेल है, कहीं पे 50 लाख की सेल है। तुम बम बनाने का काम करते हो, आतंकवादी वाला बम नहीं, दिवाली वाला बम, बम पटाखे का काम करते हो। ठीक है। तो तुम्हारी सेल का सबसे ज्यादा कब होगी? नवंबर, अक्टूबर नवंबर में सेल सबसे ज्यादा होगी। तो तुम उस टाइम देखोगे सेल्स इस टाइम हमारी ज्यादा है, तो तुम उस पे ये डिसीजन ले सकते हो कि इससे हम लोग और क्या करें कि हमारी सेल्स बढ़ जाए। ठीक है। तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग वहां से मतलब क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि हमें इस महीने में ये काम करें हम लोग, और अपनी स्ट्रेटेजी अपनाएं, मार्केटिंग पब्लिसिटी बढ़ाएं, और अपने पटाखे और बेच दें। ठीक है। दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर्स, और कैसे होनी चाहिए? इंफॉर्मेशनल होनी चाहिए। क्या भाई, उससे कुछ पता तो चले भाई मेरे काम की क्या चीज है। अब मान लो मैं टाटा स्टील की बैलेंस शीट उठा के बैठ जाऊं, और मेरे को पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, तो क्या फायदा उनकी बैलेंस शीट बनाने का है? अब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ,
और मेरे काम की चीज दिखाई नहीं दे रही, तो फिर वो बेकार होगी ना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए भैया, जब वो मेरे सामने प्रेजेंट करें तो मैं अपने काम की चीज देख लूँ कि भैया इस कंपनी में इतनी इतनी कैपिटल पड़ी हुई है, इसने इतने इतने प्रॉफिट कमाए हैं और इतना इतना डिविडेंड दिया, तो मैं फिर उसमें इन्वेस्ट करूंगा। चलो आगे आगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड। तो कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है भैया, जो तुम प्रैक्टिस करते आ रहे हो उससे जो रिजल्ट निकले। ये मैं थप्पड़ मारता हूँ तो कितनी तेज दर्द हुआ, तो फिर मार के देखो कितनी तेज दर्द हुआ, तो कितनी फोर्स से मारोगे कितनी तेज दर्द होगा, तो वो रिजल्ट मैं रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, और फिर अकॉर्डिंगली मैं अप्लाई कर दूंगा कि मेरे को इतनी तेज ही मारना चाहिए। तो मैं भी अपनी मार्केटिंग में कितना जोड़ दूं, मैंने मार्केटिंग में मार्च में इतने महीने खर्च, इतने पैसे खर्च किए, तो मेरे पास अप्रैल में इतने स्टूडेंट आए, तो और कितने खर्च करूँ कि और आए। ठीक है, तो ये कैसे पता चल रहा है, ये प्रैक्टिस से पता चल रहा है। ठीक है, ये मैं लगातार उस चीज को अप्लाई करे जा रहा हूँ। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन कहाँ से आते हैं भैया, आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस से आते हैं, और जिसको हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही बोलते हैं, यानी अकाउंटिंग कन्वेंशन को हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती हैं। दीज कन्वेंशन आर डेराइव्ड बाय यूसेज एंड प्रैक्टिस, वही कहा ना मैंने, जब बंदा प्रैक्टिस करता जाता है उसी के हिसाब से उसको यूज करते हैं बनते हैं वहां से। द अकाउंटेंसी बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड में चेंज एनी ऑफ द कन्वेंशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो कहता है भैया जो अकाउंटिंग बॉडी है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में जैसे है, इंडिया में जैसे है, तो ये जब मर्जी उसको चेंज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर किसी भी कन्वेंशन को चेंज कर सकते हैं, देख के भी हमारे लायक ये कितनी है, उसमें कितना चेंज करने में कितना फायदा होगा। अकाउंटिंग कन्वेंशन नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो जो सिंपल सी बात है ना, अब पाकिस्तान का जो अकाउंटेंट है क्या वो इंडिया के अकाउंटेंट के बराबर थोड़ी ना होगा। हमारे यहाँ पे कितने टाइप के अकाउंटेंट बनते हैं, वहां पे तो सिर्फ भीख मांगने के अकाउंट बनते हैं ना, कि हमने आईएमएफ से इस साल 1 बिलियन डॉलर मांगे, उससे पिछले साल हमने उनसे 2 बिलियन डॉलर मांगे, तो उसी का अकाउंट बनाते होंगे, वो हमने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए, यहाँ पे कमाइयाँ भी करनी है, तो हमारा अकाउंट उनके अकाउंट से अलग अलग हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि भैया ये जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है, जरूरी है कि यूनिवर्सली अप्लाई हो जाए, सब देश में अलग अलग होंगे, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस से बन के आ रही है कि हम ऐसे ऐसे लिखेंगे तो ऐसे ऐसे डाटा आएगा। इन द स्टडी मटेरियल द टर्म अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन हैव बीन यूज इंटरचेंजेबली, यानी एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं टू मीन दो बेसिक पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट ऑन विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर फाउंडेड। चलो अब आगे हम लोग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन एंड ओवरव्यू। तो सबसे पहले हमें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा है, कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस होती है वो अलग होती है अपने ओनर से। ठीक है, कंपनी में मेंबर, पार्टनरशिप में पार्टनर्स, एलएलपी मीन आई मीन टू से, क्योंकि पार्टनरशिप में तो वो एक ही होती है। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट बिजनेस एंटरप्राइज या सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। और 11वीं क्लास में पहली लाइन ही मैं ये बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ तो मैं वर्ड क्या लिखता हूँ, वो पढ़ा था क्या लिखता हूँ मैं, बिजनेस इक्वल टू डाल के उधर लिखता हूँ ओनर, और फिर मारता हूँ काटा। ये बिजनेस और ओनर दोनों सेम नहीं है, तुमने एंट्री कभी भी ओनर की साइड से नहीं सोच रही है। तो वो यही बात है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस एंटरप्राइज है, वो उसके ओनर से अलग होता है। अकाउंटेंट शुड ट्रीट अ बिजनेस एज distinct from its owner. The business transaction record in the business book of the account and owner's transaction in his personal book। तो जो हमारे जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है वो हम लोग बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ओनर जो अपनी ट्रांजेक्शन अपनी पर्सनल बुक में एंटर करेगा। द प्रैक्टिस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर्स originated only in the early days of double entry bookkeeping। तो ये जो फर्क है ये हमने शुरू से ही अप्लाई कर रखा है, जब हमारी डबल एंट्री बुक कीपिंग आई थी तब से ही हमने जो है बिजनेस के ओनर को और बिजनेस को अलग अलग कर दिया। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर्स फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर। तो ओनर के जो पर्सनल अफेयर है उनको छोड़ के बिजनेस अफेयर पे ही हम लोग ध्यान देते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बिजनेस के ओनर ने कार बेच दी 2 लाख रुपए की, अब बताओ क्या ये एंट्री बिजनेस में आएगी, नहीं आएगी, उसकी पर्सनल कार थी बेच दी। लेकिन वहीं पे उसने बिजनेस की कार उठा के बेच दी, वो एंट्री आ जाएगी।
तो पर्सनल अफेयर्स को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प इन कीपिंग बिजनेस अफेयर फ्री फ्रॉम, आगे हमने पढ़ लिया। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन वेदर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट। एंट्री करते हुए तो हम लोग पार्टनर को अलग ही मानते हैं, वो अलग बात है कि अल्टीमेटली उनकी लाइबिलिटी आ जाती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लेकिन अकाउंटिंग एंट्री के हिसाब से तो हम लोग बिजनेस और बिजनेस के ओनर को अलग ही मान के चलते हैं, नहीं तो हमारी एंट्री गलत होनी शुरू हो जाती है। और जिसकी जनरल एंट्री गलत है उसके अकाउंट्स तो हमेशा ही गलत है। एंटिटी कॉन्सेप्ट कीप्स द बिजनेस सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, बिजनेस के ओनर को अलग रखता है। इन अ वे द एंटिटी कॉन्सेप्ट हेल्प्स टू असरटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज ड्यू टू हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज ड्यू टू द ओनर इन फॉर्म ऑफ हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड। एक मिनट में जरा फोन उठा लूँ एक मिनट। चलो तो कहाँ पे थे हम लोग। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट कीप्स द बिजनेस सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर हो गया। इन अ वे द, ये भी हो गया। हाँ ये पढ़ लेते हैं। इन अ वे द एंटिटी कॉन्सेप्ट हेल्प टू असcertain हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी ड्यू टू द ओनर इन फॉर्म इज कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न। तो कहता है भैया एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमें ये पता चल जाता है कि हमने ओनर के कितने पैसे देने हैं, ओनर के कैपिटल के कितने पैसे देने हैं, ओनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट के कितने पैसे देने हैं। जब भी तो हम लोग उसको लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, क्योंकि हमने उसके पैसे देने हैं। हम कौन है, बिजनेस। तो बिजनेस ने क्योंकि ओनर के पैसे देने हैं, इस वजह से ये वो लाइबिलिटी साइड पे गिरती है कैपिटल, और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लाइबिलिटी साइड पे गिरता है। लाइबिलिटी साइड पे हमें क्या दिखता है, प्रॉफिट। ऐसे साइड पे क्या दिखता है, लॉस। इट ऑल्सो हेल्प्स टू परफॉर्म अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट दैट ऑफ द ओनर। तो हमारे जो अकाउंटिंग है वो हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, बिजनेस के, ओनर के नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन रन्स अ बिजनेस एंड पेज मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट फॉर हिज सन स्कूल फी। कोई अगर बिजनेस का ओनर अपनी जेब से अपने बच्चे के स्कूल फी भर देता है, तो मैंने इसके बारे में क्या करना है, मैं तो बिजनेस हूँ, मेरे से तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई नहीं ना। लेकिन अगर वही वो स्कूल की फीस बिजनेस के पैसे उठा के देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग में डाल देंगे, तो हम लोग को रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। और यही दे रखा हाउएवर इफ द पर्सन विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस टू पे हिज स्कूल, तो हम लोग को ट्रांजेक्शन मान लेंगे जो कि रिकॉर्ड की जाएगी, विड्रॉन बाय ओनर। नेक्स्ट पेज पे चला गया मैं 1.35 पे। एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स दैट द एंटरप्राइज इज लाइबल टू द ओनर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि भैया एंटरप्राइज सिर्फ उस पैसे के लिए ही लाइबल है जो पैसे ओनर ने बिजनेस में दिए हैं। सिंस द ओनर इन्वेस्टेड कैपिटल विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्क कैपिटल, ही हैज क्लेम ऑन द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज। क्योंकि ओनर ने जो है पैसे लगाए हैं बिजनेस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क कैपिटल बोलते हैं, रिस्क पे है ना, नहीं हुआ प्रॉफिट तो गए पैसे, तो वो जो है प्रॉफिट पे क्लेम कर सकता है, उसका क्लेम है बिजनेस के प्रॉफिट पे। अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज अपॉर्चन टू द ओनर एंड इज इमीडिएटली पेबल बिकम्स करंट लायबिलिटी इन द केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। तो कहता है जो पोर्शन हमारा प्रॉफिट का, तो ओनर को देना हमने, अपॉर्चुनिट करना है, और हमने जो अपनी लाइबिलिटी पे करनी है। तो दोनों के लिए होगा। एग्जांपल देखो, मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्ट किया उसमें 7 लाख रुपए, विद विच ही परचेज मशीनरी, उसने 5 लाख की मशीनरी खरीद ली। और ये हमारा डाटा पड़ा हुआ है, कैपिटल पड़ी है, मशीनरी पड़ी, कैश पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है बिजनेस के ऊपर क्या उधार है, 7 लाख रुपए, किसके, कैपिटल के। So this means that the enterprise owes to Mr. X 7 lakh. Now, if Mr. X spent 5,000 to meet his family expense from the business fund, then it should not be taken as business expenses and would be charged to capital account. His investment would be reduced to 5,000. Following the entry, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग्स बना के उसको लेस कर देंगे। अब ये चेंजेस बैलेंस शीट में आ जाए। ठीक है, तो इतना ही करेंगे, 5 मिनट में तुम्हारा टेस्ट शुरू करते हैं।